हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का, इतिहास का लेसन नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो जो भी पुरानी किताबें हैं या जो भी पुराने कब्र मिले हैं वो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा बच्चा है जिसका नाम मैरी है। तो ये बच्चा क्या करता है, घंटी बजती है तो शिक्षक जो है ना अपने छात्र को सबको यहाँ पे आने को कहती है। ठीक है, तो आज कहाँ पे लोग जा रहे हैं, सारे बच्चे आज पहली बार पुस्तकालय जा रहे हैं, मतलब कि लाइब्रेरी में जा रहे हैं। और जो मैरी है उसने देखा कि पुस्तकालय में तो कक्षा से पुस्तकालय जो है ना, मतलब जो लाइब्रेरी है वो उसके क्लास से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और वहाँ पे किताबों से भरे कई सारे रैक भी है। आपने देखा होगा ना, लाइब्रेरी में जो शेल्फ होते हैं वो सारे किताबों से भरी होते हैं, है ना। कोने में एक अलमारी थी जहाँ पर मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी, है ना। तो मैरी क्या करती है, उस अलमारी को खोलने की कोशिश करती है और शिक्षक देखते हैं कि कोने में एक अलमारी थी जिसमें बहुत सारे मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। तो मैरी ने क्या किया, इस अलमारी को वो खोलने की कोशिश करने लगी। जब शिक्षक ने देखा तो उन्होंने बताया कि अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण किताबें उस अलमारी में रखी हुई है। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी क्या है, संग्रह है। ठीक है, तो ये जो मैरी है वो सोचने लगी कि ये वेद क्या होते हैं। तो चलो इस चैप्टर में हम पता करते हैं कि जो वेद हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक, है ना। बहुत प्राचीन मतलब बहुत पुराना है ये। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने पहले भी वेदों के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद हैं। और सबसे पुराना अगर हम बात करें तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, और जिसकी रचना जो हुई थी वो 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो उसमें 1000 से भी ज़्यादा क्या लिखी हुई है, प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। तो सीटेट के एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा क्या है, प्रार्थनाएं हैं, और उस प्रार्थना को क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। ठीक है, और सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया, मतलब कि राग की तरह बोला गया, है ना। उसको बहुत ज़्यादा राग की तरह गाया गया है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें जो है ना विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में ये रचे गए हैं, मतलब कि बहुत सारे देवताओं के बारे में इसमें लिखा गया है। और जो स्पेशली जो 3 देवी देवता जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। ये तीनों के बारे में ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ है। ठीक है, अग्नि जो होते हैं वो अग्नि के देवता हैं, इंद्र जो हैं वो युद्ध के देवता हैं, और जो सोम है वो एक पौधे का देवता है जिससे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, पीने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर हम वैदिक प्रार्थनाओं की बात करें तो उनकी जो रचनाएं हैं वो किसने की है, ऋषियों ने की है ना। जितनी भी प्रार्थनाएं हम पढ़ते हैं किसने की है, पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने ही की है ना। और आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, है ना। जितने भी आचार्य हुआ करते थे वो विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ें याद करवाते थे। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसको पढ़ते नहीं थे, उसको बाय हार्ट कंठस्थ याद करवाया जाता था। और अधिकांश जो सूक्तों की रचयिता है ना वो सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही हुआ करते थे। तो जितने भी उसमें प्रार्थनाएं लिखी गई हैं वो
पुरुष ने ही लिखी है, और जो भी उस चीज़ के बारे में नॉलेज देते थे वो भी पुरुष ही हुआ करते थे। ठीक है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ठीक है। ऋग्वेद की जो भाषा है ना, वो कौन सी भाषा है? तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या तो वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये भी सीटेट के एग्ज़ाम में आता है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी भाषा है। तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृत सांस्कृतिक और वैदिक सांस्कृतिक कहलाती है। ठीक है। और जो हम लोग स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं ना, वो इस संस्कृत से काफ़ी अलग है। हम काफ़ी हद तक इजी संस्कृत पढ़ते हैं, जबकि पहले के ज़माने में बहुत डिफ़िकल्ट संस्कृत का इस्तेमाल होता था। ठीक है। अब हम देखते हैं संस्कृत के अलावा भी बहुत सारी अन्य भाषाएं भी पहले के टाइम पे थी। ठीक है। तो संस्कृत भाषा जो है ना, उसको भारत और यूरोपीय भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो भाषा है परिवार का हिस्सा है। ठीक है। मतलब भारत में और यूरोप में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता था। तो भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, है ना, जैसे कि फ़ारसी हो गया। अगर यूरोप की हम बात करें तो बहुत सारी भाषाएं हैं यूरोप की भी, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, जर्मन, यूनानी, इटालवी, स्पेनिश। ये सारी जो लैंग्वेज हैं इसी परिवार से जुड़ी हुई है। कौन सी परिवार? भारत और यूरोपीय परिवार, जिसको क्या कहा जाता है? भारोपीय। ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? भारोपीय कहा जाता है। और भारत और यूरोप के मतलब जो भाषा है ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, मतलब कोई कोई शब्द जो है ना उसमें सेम है, तो इसलिए इसे एक ही भाषा परिवार का माना जाता है। ठीक है। क्योंकि आरंभ में आप देखेंगे तो कई शब्द जो है ना एक जैसे ही आपको नज़र आएंगे। जैसे कि संस्कृत में अगर मात्र कहा जाता है तो हिंदी में माँ कहा जाता है, और इंग्लिश में वही मदर कहा जाता है ना। तो है ना तीनों लैंग्वेज आपस में एक जैसी, इसलिए उसे एक भाषा का परिवार कहा जाता है। ठीक है। क्या तुम्हें इसमें कोई समानता नज़र आ रही है? अगर पहले की बात करें तो बहुत सारे उपमहाद्वीप जो है ना उसमें दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो हमारा पूर्वोत्तर प्रदेश है, ठीक है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय हो गया, है ना, प्रदेशों में, तो हमारा जो पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत और बर्मा परिवारों की भाषा बोली जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सारे चीज़ मतलब जो एरियाज़ है वो नियर बाय एरियाज़ है। जैसे कि अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात के अगर नीचे देखोगे तो महाराष्ट्र है, और गुजरात के राइट साइड में मध्य प्रदेश है। तो गुजरात के कुछ मध्य प्रदेश वाली एरिया की जो पास वाला बॉर्डर वाला एरिया है ना, उसमें आपको मध्य प्रदेश वाली लैंग्वेज देखने को मिलेगी। और सम नीचे की अगर हम बात करें गुजरात में, तो जहाँ महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है तो उस एरियाज़ में आपको कुछ गुजरातीज ऐसे हैं जो मराठी लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना। तो उत्तर जो पूर्वोत्तर प्रदेश है हमारे, वहाँ के लोग बर्मा परिवार की भाषा भी बोलते रहते थे। ठीक है। इसके बाद तमिल की बात करें हम लोग, तेलुगु की बात करें, कन्नड़ की बात करें, मलयालम की बात करें, तो ये सारी द्रविड़ भाषाएं हैं। ठीक है। और इसे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कही जाती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उसे कहा जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से वो जुड़ी हुई है। किससे? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से ये जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये हमको भाषाओं के बारे में भी नॉलेज देता है। जो पुरानी किताबें हैं वो हमें पहले के ज़माने के में कैसी चीज़ें हुआ करती थी, कौन से भगवान की पूजा की जाती थी, है ना, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते होंगे, है ना। क्योंकि अगर उनको ऋग्वेद पढ़ना है तो वो तो वेद है ना, तो वेद को तो बहुत संभाल कर रखा जाता होगा, तो वो लोग वेदों के बारे में अध्ययन कैसे करते होंगे। तो अगर इतिहासकार की हम बात करें और पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही वो अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा
करते हैं। कौन करते हैं? इतिहासकार। ठीक है, तो वो लोग भी क्या करते हैं? पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और उसे जानने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पर भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। मतलब फिजिकली उनको जो चीज़ें मिलती हैं उनका तो वो उपयोग करते ही हैं। इसके अलावा जो चीज़ें उनको एक किसी पेपर में कुछ लिखा हुआ मिला है तो उस चीज़ को भी वो पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कुछ लिखा है मैंने इस पेज पे, तो उसको क्या करते हैं वो एज अ रिसोर्स, एज अ सोर्स उसको क्या करते हैं वो कैरी करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि वो लोग ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते होंगे, है ना। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो है ना वो वार्तालाप के रूप में है। मतलब कि ऋग्वेद में कोई कोई प्रार्थनाएं जो हैं ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे वो आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्वामित्र नामक एक ऋषि थे, आप लोग जानते ही हैं, और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां हैं, व्यास और सतलज। ठीक है, उसे भगवान के रूप में पूजा जाता था, जैसे कि हम लोग गंगा को पूजते हैं। तो उनके बीच में क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। चलिए हम इस पैराग्राफ में देखेंगे, ये जो दिया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, ऋग्वेद का ही एक पुराना पन्ना मिला हुआ है, पांडुलिपि है। ठीक है, जिसे वृक्ष की छाल पर लिखा गया है और ये कश्मीर में पाई गई है। और इसको 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। 150 साल पहले उसको छापने का इस्तेमाल किया गया था। और इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। ठीक है, और इस पांडुलिपि को कहाँ रखा गया है? पुणे में रखा गया है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक पुस्तकालय है पुणे में, वहाँ पे उसको स्टोर करके रखा गया है। और इसको देखकर जब पढ़ा गया तो ये मतलब संस्कृत में ही लिखा हुआ है। जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे, उन्होंने इसका अनुवाद करके दिया गया होगा। और फिर जब इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वो आपको मतलब नज़र आएगा कि किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो विश्वामित्र हैं वो नदियों से कैसे बातें कर रहे हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह, 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से तुम पहाड़ से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे में तुम मिल जाना चाहती हो। तो ऐसा कौन कह रहा है? विश्वामित्र कह रहा है नदियों से। ठीक है, क्योंकि नदियाँ देखोगे आम तो सफ़ेद घोड़ों की तरह होती है, दमकती हुई रहती है, गायों की तरह होती है। तो उसकी नदी की तुलना किससे की गई है? गाय और घोड़े से की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर नदियाँ क्या बोलती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर ही चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। ठीक है, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से यहाँ पर आया हूँ और कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ। ठीक है, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये जो विश्वामित्र हैं उनको अपने घोड़ा गाड़ी के साथ, ठीक है, रिवर पार करके इस तरफ आना है। तो वो क्या कर रहे हैं? नदियों से बातें कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जो जलधाराएं हैं थोड़ी सी आप उसको शांत कर देंगी और उसको जब हमारी गाड़ियाँ आपके ऊपर चलेंगी तो आप उसको ऊपर नहीं उठाओगी तो हम आसानी से जा पाएंगे। ठीक है, तो जो नदियाँ हैं वो क्या बोलती हैं? हे ऋषि, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, हम आपको सुरक्षित उस पार लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जब ये इतिहासकारों ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं, ठीक है,
उन्होंने इसका उल्लेख किससे किया है, कंपैरिजन किससे किया है, घोड़ों और गायों से किया है। मतलब कि उस टाइम पे घोड़े और गाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते होंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। अगर ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की बात करें तो उसमें सिंध नदी और सतलज रवि नदी के अलावा सरस्वती नदी के बारे में भी उल्लेख हुआ है, ठीक है। बट गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है, ठीक है। मतलब गंगा नदी और यमुना नदी उस टाइम पे इतनी फेमस नहीं थी जितनी कि ये सारी नदियाँ थी, ठीक है। कौन सी नदियाँ, व्यास और सतलज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।